नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी संकट, पिछले अध्यायों में भी हमने पारिस्थितिकी संकट के बारे में पढ़ा और जाना कि पारिस्थितिकी संकट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए पारिस्थितिकी संकट, जिसे हम भूकंप कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको इसके शाब्दिक अर्थ से पता पड़ता है, भू और कंप। भू का तात्पर्य है यहाँ पर धरती से है, भूमि से है, जिसके ऊपर हम निवास करते हैं, और कंप से तात्पर्य है कंपन से है, अर्थात भूमि का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। जब कभी भी भूमि में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और कंपन का मतलब आप जानते हैं, किसी भी प्रकार का झटका या उसके अंदर कोई हिलाव ढुलाव महसूस किया जाता है तो उसे हम कंपन कहते हैं। अब कंपन बहुत छोटे स्तर का भी हो सकता है, कई बार हम उसका अनुभव भी कर सकते हैं, कई बार हम उसका अनुभव नहीं भी कर सकते हैं, पर हम उसको भूकंप कहते हैं। चाहे बहुत ही निम्न स्तर पर भूमि में कंपन उत्पन्न हुआ हो या बहुत ही बड़े स्तर पर भूमि में कंपन उत्पन्न हुआ हो, उसे हम भूकंप कहते हैं। जब बहुत छोटे स्तर पर भूमि में कंपन उत्पन्न होते हैं, जिनका हमें आभास भी नहीं होता, तो उससे हमें कोई हानि नहीं होती। पर जब कभी भूमि में विशालकाय कंपन उत्पन्न होते हैं, जिससे बहुत बड़े जनधन की हानि होती है, प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के संकट सामने आते हैं, प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार की हानि होती है, तो इस प्रकार के संकट को पारिस्थितिकी संकट के रूप में संज्ञा दी जाती है या माना जाता है। भूकंप ऐसी विनाशकारी एवं आकस्मिक प्राकृतिक घटना है जिसके आगे आज भी मानव तथा विज्ञान असहाय है। अब भूकंप वास्तव में देखा जाए तो कुछ मानवकृत या कृत्रिम भूकंप भी होते हैं, पर वास्तव में जिस भूकंप के बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम जानते हैं, वो एक आकस्मिक प्राकृतिक घटना है। और जब कभी भी वृहत प्रकार के भूकंप सामने आते हैं या वो दिखाई देते हैं, तो वृहत प्रकार के भूकंप अत्यंत विनाशकारी होते हैं। और विनाशकारी भूकंप खास तौर से विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रूप से तो विनाश करते ही हैं, पर खास तौर से मानवीय संसाधनों को, जीवधारियों को और विभिन्न प्रकार की जनधन की हानि का कारण बनते हैं। यकायक घटने वाली इस प्राकृतिक आपदा से अत्यधिक विनाश होता है। जहां ज्वालामुखी का प्रभाव मात्र घटना स्थल के आसपास तक ही रहता है, वहीं भूकंपीय तरंगों का घातक प्रभाव हजारों किलोमीटर तक आंका गया है। अब आप देखते हैं ज्वालामुखी, वास्तव में ज्वालामुखी क्या होता है, अभी हम जब पारिस्थितिकी संकट आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पर मैं आपको बता दूं, धरातल के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा क्षेत्र या राज जिससे विस्फोट के साथ कई बार भूगर्भ का लावा या गर्म गैसें धरातल पर जब प्रकट होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वाला का मतलब क्या होता है? खासतौर से हम अग्नि से लेते हैं। मुख का मतलब अर्थात अग्नि का एक मुख, अर्थात धरातल पे पाया जाने वाला एक क्षेत्र जिससे अग्नि जैसी चीज बाहर निकल के आए, क्योंकि अग्नि से तात्पर्य, ज्वाला से तात्पर्य यहाँ पे गर्म तप्त चट्टानों के लावा से, खासतौर से भूगर्भ के अंदर अत्यधिक गर्मी के कारण चट्टानें अपनी पिघली हुई अवस्था में आ जाती है, जिनका तापमान बहुत अधिक होता है, अग्नि के समान होता है, इसलिए उसे ज्वाला कहा जाता है। और जब वो एक छेद से अर्थात मुख से बाहर निकलती है तो उसे ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। जब कभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसका प्रभाव खास तौर से उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ किलोमीटर तक या सैकड़ों, कुछ एक 100-150 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में देखा जाता है। पर भूकंपीय तरंगों का प्रभाव हजारों किलोमीटर तक आंका गया है। भूकंप के झटकों से कुछ ही क्षणों में हजारों प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। में चीन के तंगशान में आए भीषण भूकंप से 7,50,000 व्यक्ति तथा असंख्य जानवर मारे गए। अब आप देख सकते हैं कि कुछ एक सेकंडों में जब भूकंप आया, लाखों की संख्या में वहां पे मानव की जनधन की हानि हुई, हजारों की संख्या में वहां पर पशु धन की हानि देखने को मिली। विश्व में प्राकृतिक प्रकोपों से मरने वाले 13%
मौतें केवल भूकंप से होती हैं। जब विश्व के अंदर हम प्राकृतिक प्रकोपों से जो मौतें होती हैं उनका आकलन करें तो उनमें ये निकलकर सामने आता है कि उनमें से खास तौर से 13% मौतें तो केवल और केवल भूकंप से ही आंकी गई हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 10,000 लोग भूकंप से मरते हैं। विश्व के अनेक क्षेत्रों में लगातार भूकंप आते रहते हैं और इन भूकंपों से औसतन प्रतिवर्ष 10,000 लोग मारे जाते हैं। भूकंप के प्रभाव से समुद्र में उठने वाली सुनामी लहरों से तटवर्ती भागों में अपार जनधन की हानि होती है। अब वास्तव में क्या होता है, जब कभी भी भूकंप आता है, खास तौर से महासागरीय क्षेत्रों में जब भूकंप आता है तो महासागरीय तली के अंदर या उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर भूकंप आने से क्या होता है, जल के अंदर कंपन उत्पन्न होता है। जब जल में कंपन उत्पन्न होता है तो जल के अंदर ये कंपन की एक लहर चलती है और वहां पर एक विशालकाय लहर का रूप ले लेती है। और जब ये लहर तट के पास पहुंचती है तो इस लहर की ऊंचाई कई मीटर तक होती है, मतलब आप ये मानिए सैकड़ों फुट तक ऊंची ये लहर होती है और उसके साथ में बहुत बड़ी एक जल राशि साथ में होती है। और जब ये तट पर पहुंचती है तो तटवर्ती नगरों का या तटीय क्षेत्रों के अंदर एक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है और बड़े बलशाली बाढ़ होती है, जल की बहुत ज्यादा इसमें मात्रा होती है। तो उस क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप हों या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली वहां पे जो भी चीजें हैं, खासतौर से वनस्पति है, अन्य चीजों को, उनको ये अपने साथ बहा कर ले जाती है और बहुत बड़ी जनधन की हानि देखने को मिलती है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि 2004 के अंदर जब सुनामी आई थी तो भारत के कुछ क्षेत्रों में भी, तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी देखने को मिली थी। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भूकंप से सर्वाधिक विनाश होता है। अब सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां पे जनसंख्या का जमाव ज्यादा पाया जाता है। जब वहां पे भूकंप आते हैं तो भूकंप के कारण क्या होता है, मकान गिर जाते हैं, भूकंप के कारण वहां पर सुनामी आ जाती है। और जनसंख्या का जब जमाव ज्यादा होगा, जब प्राकृतिक रूप से वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी और इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो वहां पर मौतों का आंकड़ा भी ज्यादा पहुंच जाता है और जनधन की हानि भी ज्यादा देखने को मिलती है। भूकंपीय झटकों से भवन, रेल मार्ग, सड़क, पुल, बांध व कारखानों को हानि पहुंचती है। जब कभी भूकंपीय झटके आते हैं तो भवन का तात्पर्य है हमारे खुद के मकान, घर जिनमें हम रहते हैं, पक्के मकान। अब जब उसके अंदर झटका लगता है तो हिलने के कारण उनमें दरारें पड़ जाती हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। और जब कभी ये मकान गिरते हैं तो उनमें रहने वाले लोगों को तो हानि होती है। अधिकांश लोग उसमें दब जाते हैं, मर जाते हैं, सामान का नुकसान होता है, कई प्रकार का नुकसान होता है। जब धरातल के अंदर झटके लगते हैं, कंपन आते हैं तो धरातल के ऊपर बहुत लंबे दूरी तक हम रेल मार्ग बिछा के रखते हैं। उन रेल मार्गों के अंदर मोड़ पड़ जाते हैं, वो टूट जाते हैं। उनके नीचे जो मिट्टी बिछा के रखी जाती है, जो पत्थर बिछा के रखे जाते हैं, वो निकल जाते हैं, जिससे कि उनको हानि होती है। धरातल में कंपन होने से, झटके आने से वहां पे बने सड़कें टूट जाती हैं, पुल गिर जाते हैं। खास तौर से जब विशालकाय भूकंप आते हैं, बड़े भूकंप आते हैं तो मजबूत से मजबूत बांध भी टूट जाते हैं। और जब कभी बांध टूटते हैं तो आप देखेंगे कि बांध के अंदर एक अपार जल राशि होती है और वो आसपास के क्षेत्रों में बह जाती है। तो भूकंपों के कारण बाढ़ें भी आ जाती हैं। तो एक नुकसान तो भूकंप का होता है और दूसरा नुकसान फिर बाढ़ों का झेलना पड़ता है। कारखानों को हानि पहुंचती है, ये मानव निर्मित चीजें हैं। जिस तरह भवन को हानि पहुंचती है, रेल मार्गों को हानि पहुंचती है, तो कारखाने बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, हमारे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है। और जब भूकंप आते हैं तो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे कि बड़ा विनाश देखने को मिलता है। भूकंपीय कंपनों से धरातल के उत्थान, अवतलन, दरार पड़ना, भूस्खलन की आदि की घटनाएं देखी जाती है। जब कभी भूकंप ये कंपन होते हैं, धरातल के अंदर कंपन होते हैं तो धरातल में उत्थान आ जाता है। कई बार किसी क्षेत्र का धरातल ऊपर उठ जाता है तो उसे कहा जाता है धरातल का उत्थान आना। कई बार भूकंप के कारण किसी क्षेत्र का धरातल नीचे की ओर धंस जाता है तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है कि धरातल का अवतलन हो गया। दरार पड़ना, किसी क्षेत्र के अंदर भूकंप आता है तो वहां पे चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है। जब पहाड़ी क्षेत्रों में, खास तौर से अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में भूकंपीय झटके महसूस किए जाते हैं तो वहां ढीले पड़े हुए शिलाखंड या भूमि वहां से खिसककर ऊपर से नीचे की ओर आ जाती है और ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भूस्खलन कहा जाता है।
तो ये सभी प्रक्रियाएं भूकंप के कारण होती। घरों, कारखानों व खानों में कभी कभी इनके कारण आग लगने से भीषण अग्निकांड भी होते हैं। जब कभी भूकंप आते हैं तो भूकंप आने के कारण क्या होता है, घर टूट जाते हैं, घरों के अंदर लाइट के कनेक्शन होते हैं। अचानक आने वाली घटना है भूकंप, और लाइट के कनेक्शन होने के कारण मान लीजिए गैस सिलेंडर फट गया, लाइट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, वहां पर आग लग गई। कारखानों के अंदर विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील तत्व पाए जाते हैं, जब कभी भूकंप आते हैं तो उन ज्वलनशील तत्वों में आग लग जाती है, तो आग लगने से आप जानते हैं कितनी हानि होती है। खानों में आग लग जाती है तो इससे भीषण हानि होती है, जनधन की हानि देखने को मिलती है अग्निकांड के द्वारा। इस प्रकार भूकंप से पर्यावरण को अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। न केवल पर्यावरण को हानि उठानी पड़ती है, अपितु विभिन्न कई प्रकार के जनधन की हानि मानव को और अन्य जीव समुदाय को भी उठानी पड़ती है। भूकंप की उत्पत्ति भूगर्भ की विवर्तनिक घटनाओं के कारण होती है, जिनमें जलवाष्प एवं गैसों की क्रियाशीलता, ज्वालामुखी क्रिया, भ्रंशन एवं संपीड़न, विवर्तनिक प्लेटों का टकराना आदि, ये सभी क्रियाएं विवर्तनिक की घटनाएं कहलाती हैं। और ये सभी विवर्तनिक की घटनाएं धरातल के ऊपर कंपन उत्पन्न करती हैं, और जब भी धरातल के ऊपर कंपन उत्पन्न होगा तो ऐसी प्रक्रिया को हम भूकंप कहेंगे। भूगर्भ के अंदर जलवाष्प व गैसों की क्रिया चलता है। जब भूगर्भ के अंदर जलवाष्प व गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो ऊपर की ओर उठेंगी, और ऊपर की ओर उठने के कारण नीचे से धक्का देंगी, और धक्का देने के कारण धरातल के अंदर उथल पुथल या कंपन महसूस होगा। ज्वालामुखी क्रिया, जब विस्फोट के साथ भूगर्भ में पाई जाने वाली जलवाष्प व गैसें साथ ही भूगर्भ के अंदर मिलने वाली पिघली हुई चट्टानें, जिसे हम लावा कहते हैं, जब ये विस्फोट के साथ धरातल पर प्रकट होती हैं तो उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। और जब विस्फोट होता है तो धरातल में कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भ्रंशन व संपीड़न, लगातार हम देखते हैं कि अब भ्रंशन और संपीड़न की प्रक्रिया क्या है। वास्तव में जैसा कि हमें पता है कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर प्लेटों के रूप में पाई जाती हैं, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जाते हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या दूर उठती हैं तो भ्रंश और संपीड़न के कारण वलन आदि प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिसके अंदर धरातलीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, और जब टक्कर होती है तो कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन को हम भूकंप कहते हैं। विगत कुछ दशकों में दृढ़ भूखंडों में आए भूकंपों के अध्ययन के आधार पर कुछ विद्वान मानव निर्मित विशाल बांधों से उत्पन्न जल दबाव को भी इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं। खास तौर से आज तक हम ये मानते आए हैं और देखते आए हैं कि भाई भूकंप की जो उत्पत्ति होती है मूल रूप से प्राकृतिक रूप से होती है, प्राकृतिक घटनाओं से होती है। पर कई बार दृढ़ भूखंड, जो कि पुराने समय के भूखंड हुआ करते थे, जो नवीन विवर्तनिक घटनाओं के क्षेत्र नहीं थे, वहां पर भी भूकंप आए। तो विद्वानों ने यह अध्ययन किया है कि ऐसे क्षेत्रों में मानव द्वारा जब बड़े स्तर पर बहुत बड़े बड़े बांध बना दिए गए तो उस क्षेत्र के अंदर लगातार जल भराव के कारण वहां पर भूमि के ऊपर दबाव बढ़ने लगा, और उस दबाव के कारण वहां पर भी भूकंप सामने आए। तो इस प्रकार के भूकंप के लिए मानव उत्तरदायी ठहराए गए हैं। भारत में महाराष्ट्र के कोयना बांध तथा मिस्र में आसवान बांध के निकटवर्ती क्षेत्रों में आए भूकंप इसी ओर इंगित करते हैं। खनन क्षेत्र में किए जाने वाले भारी विस्फोट तथा आणविक विस्फोट से तात्पर्य परमाणु बम का जब विस्फोट होता है तो उसे हम आणविक विस्फोट भी कहते हैं। विस्फोट से भी सीमित क्षेत्रों में भूकंप आ जाते हैं। जब खनन क्षेत्रों के अंदर खनन करने के लिए भूमि को खोदा जाता है, भूमि को वहां से तोड़ा जाता है, तो उसे तोड़ने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। और जब कभी भी वहां डायनामाइट का प्रयोग होता है तो उस क्षेत्र में झटके के कारण वहां भूकंप आ जाते हैं। जब किसी क्षेत्र में परमाणु बमों का प्रयोग किया जाता है, आजकल युद्धों में तो प्रयोग हो नहीं रहा है, पर जब कभी भी परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है परीक्षण के रूप में भी, तो उस क्षेत्र में भी भूकंप का अनुभव किया जाता है, क्योंकि धरातल में कंपन उत्पन्न होता है। परमाणु बम बहुत ही शक्तिशाली बम होता है। मई 1998 में पोखरण में किए गए भूमिगत परमाणु परीक्षण के बाद निकटवर्ती खेतोलाई गांव के कुछ भवनों को क्षति पहुंची थी। जैसा कि आपको पता है 1998 में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर के पास में पोखरण के अंदर भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इस समय क्या हुआ, वहां पे जो आसपास एक गांव था खेतोलाई के अंदर भूकंप के झटकों के कारण कुछ भवनों में वहां पे दरारें देखी गई। खास तौर
से ये परीक्षण भूमि के ऊपर नहीं बल्कि भूमि के अंदर किया गया था। फिर भी ये परीक्षण जब परमाणु बम का हुआ था इतना शक्तिशाली हुआ था कि इसके झटकों के कारण कई भवनों में दरारें पड़ गई और क्षति पहुंची हुई। विश्व में भूकंपों का प्रकोप 3 क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। पहला है प्रशांत महासागर का अमेरिका व एशिया वाला तट। जैसा कि आपको पता है कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका एक तट अमेरिका की ओर लगता है तो दूसरा तट इसका एशिया की ओर लगता है। तो इसके दोनों ही किनारों के ऊपर सर्वाधिक विवर्तन की घटनाएं देखी जाती हैं। तो यहाँ पर लगातार भूकंप अनुभव किए जाते हैं। दूसरा है आल्प्स से हिमालय तक फैली मध्य महाद्वीपीय पेटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भूकंपों का जो मुख्य कारण है खास तौर से ये विवर्तन की घटनाएं हैं और विवर्तन की घटनाएं अधिकांशतः प्लेटों के किनारों पे पाई जाती है, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी की समस्त जो सतह है वो विभिन्न प्लेटों से मिलकर बनी हुई है और ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती रहती हैं, दूर हटती रहती हैं, आसपास में रगड़ खाती रहती हैं। तो इनके किनारों के सारे जो भी घटनाएं होती हैं, विवर्तन की घटनाएं होती हैं, वहां पे सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। तो आल्प्स पर्वत से लेके हिमालय तक जो मध्य महाद्वीपीय पेटी फैली हुई है वहां पे भी भूकंप सर्वाधिक अनुभव किए जाते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह के निकट मध्य अटलांटिक पेटी के अंदर भी यहाँ पे आप देखते हैं प्लेटों के किनारे देखे जाते हैं। इन प्लेटों के किनारों पर भूकंपों का सर्वाधिक अनुभव किया जाता है। तो ये विश्व के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां सर्वाधिक भूकंपों का अनुभव किया जाता है। भारत में सर्वाधिक भूकंप हिमालय क्षेत्र में आते हैं। जैसा कि अभी आप जान ही चुके हैं, भूकंप खासतौर से ऐसे क्षेत्रों में आते हैं जो विवर्तनिक रूप से सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं और भारत के अंदर सर्वाधिक सक्रिय जो क्षेत्र है वर्तमान समय के अंदर विवर्तनिक रूप से वो हिमालय का क्षेत्र है, क्योंकि आप जानते हैं हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जो आज भी धीरे धीरे अपने वलन की प्रक्रिया के अंदर गुजर रहा है, चल रहा है और धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। तो ये एक विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर भारत में सर्वाधिक भूकंपों का अनुभव किया जाता है। किंतु कोयना, लातूर, जबलपुर के भूकंप के कारण पठारी भाग भी भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील हो गया है। ऐसा माना जाता था कि भाई जो पुराने भूखंड है वो स्थिर भूखंड है। स्थिर भूखंड इसलिए है क्योंकि वहां पर अब नवीन विवर्तन की घटनाएं नहीं हो रही हैं। पर कई बार जैसे महाराष्ट्र में कोयना का भूकंप देखा गया, लातूर का भूकंप देखा गया, जबलपुर के भूकंप देखे गए, तो कई बार ऐसा लगता है कि जो सिद्धांत बनाए गए हैं कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ अध्ययन की कमी है या इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर जो कोयना में भूकंप आया था, एक बहुत बड़ा बांध का निर्माण करने के कारण वहां पर यह देखा गया कि उस बांध के कारण वहां पर उस भूकंप का अनुभव किया गया। तो खास तौर से मानवीय कारण भी कई बार भूकंपों का कारण बन। मैदानी भाग भूकंप के सामान्य प्रभाव क्षेत्र में आता है। खासतौर से भारत की बात की जा रही है। भारत के में विगत दशकों में भूकंपों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई है। विगत 17 वर्षों में आए 15 भूकंप इसका प्रमाण है। भारत में विगत 17 वर्षों में 15 बार भूकंपों का अनुभव किया जा चुका है। वैसे तो छोटे मोटे तो भूकंप आते ही रहते हैं, पर ऐसे भूकंप जिनसे जनधन की हानि होती है और जिनका हमें आभास होता है, हम केवल उन्हीं भूकंपों की बात करते हैं। असाइनमेंट, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भूकंप जैसी एक पारिस्थितिकी संकट के रूप में भूकंप किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देनी है आपको और खास तौर से आपको इसका उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में देना है। विश्व में भूकंप का सर्वाधिक प्रकोप किन क्षेत्रों में मिलता है? किन क्षेत्र, इसके लिए इस प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना है। वैसे तो मैंने आपको बताया था डिटेल में बोल के, खास तौर से 3 क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। भूकंप पर एक लेख लिखना है आपको। ये लेख आप 200 से लेके 300 शब्दों के बीच में लिख सकते हैं। इसको आप भूकंप के ऊपर एक लेख लिखें। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगले अध्याय के नए वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे।